बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, रात के ठीक 12 बजे मेरे दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठा, कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो हैरत से देखा कि मेरी बीवी सानिया कमरे में मौजूद नहीं थी। सानिया, कहाँ हो तुम? मैंने पुकारा, लेकिन जवाब ना आया। वाकई वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ गया और दरवाज़ा खोला तो बाहर मेरा पड़ोसी फैसल खड़ा था। इसके चेहरे पर खौफ, परेशानी, पसीना और तेज सांसें नुमायां थी। मैंने घबरा कर पूछा, फैसल भाई खैर तो है? इस वक्त वो घबरा कर बोला, अरसलान भाई एक बात बतानी है, एक राज जो शायद आपको मालूम नहीं। मैंने चौंक कर कहा, क्या बात है? मेरी बीवी कहाँ है? शायद वाशरूम में हो। फैसल ने मेरी आंखों में देख कर कहा, नहीं यही तो राज है। वो इस वक्त पुराने कब्रिस्तान के पास मौजूद खस्ता हाल खंडरात में गई है, वो भी सुर्ख साड़ी पहनकर। मैं हैरान रह गया, सुर्ख साड़ी? हाँ, मैंने वो इसे कुछ दिन पहले ही ला कर दी थी, लेकिन वो वहाँ क्या कर रही है? फैसल ने हैरानी से कहा, मैं हर रात 12 बजे काम से वापस आता हूँ और मैंने कई दिनों से इसे रोज इसी वक्त वहाँ जाते देखा है। आपको मालूम है वो वहाँ करती क्या है? मैं कुछ देर खामोश रहा, दिल में अजीब वसवसे थे। क्या फैसल सच बोल रहा है? क्या वाकई मेरी बीवी रोज कब्रिस्तान जाती है? और वो भी 12 बजे? इसी रात मैंने तहैया कर लिया कि सच का पता लगाऊंगा। मेरा नाम अरसलान है, मैं पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से हूँ। ये कहानी 2018 की है, जब मेरी उम्र 22 साल थी। गर्मियों का मौसम था, दोपहर के वक्त गांव की गलियां सुनसान हो जाती थी। मैं स्कूल से वापस आ रहा था, गर्मी से बेहाल एक नलके पर रुक कर पानी पीने लगा। झुका ही था कि किसी नरम सी आवाज़ ने चौंका दिया, भाई जान जरा हट जाइए, बाल्टी भरनी है। मैंने सर उठाया तो एक लड़की सामने खड़ी थी, सादा लिबास, नकाब, मगर आंखों में एक अजीब कशिश, एक दर्द, एक खामोशी। इसी दिन से मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। मैं रोज इसी वक्त इसी नलके पर रुकता और वो लड़की सानिया भी अक्सर आ जाती, चुपचाप पानी भरती और चली जाती। चंद हफ्ते यूं ही गुजरे। एक दिन मैंने करीब की दुकान से इस लड़की के बारे में पूछा तो दुकानदार बोला, ये सानिया है, कपड़े सी कर गुजारा करती है, बहुत गरीब लोग हैं, मगर लड़की बहुत नेक और शर्मीली है। खामोश मोहब्बत पनपने लगी। मैंने कई दिन सोचने के बाद माँ से जिक्र किया। माँ ने पहले हैरत से देखा, फिर कहा, अगर लड़की नेक है तो गुर्बत क्या चीज़ है, नसीब बदल सकता है। चंद हफ्तों बाद मेरा और सानिया का निकाह हो गया। कुछ लोग तंज करते, इतना पढ़ा लिखा लड़का और ये गरीब लड़की, मगर मुझे यकीन था मैं सही फैसला कर रहा हूँ। इसके चेहरे पर नूर था, जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जो मुकम्मल होने वाला रिश्ता दरअसल मेरी ज़िंदगी के अंधेरे बाब की शुरुआत है। हम दोनों शहर के एक पुराने इलाके में छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। मैं स्कूल में पढ़ाता, शाम को वापस आता, कभी चाय खुद बनाता, कभी सानिया से जिद करता। सानिया नरम मिजाज थी, इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब कशिश थी, जैसे रोशनी बिखर जाती हो। एक दिन मैंने कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, जंगल के इस पार एक छोटी सी झील है, कोई नहीं होता वहाँ, हम वक्त गुजारेंगे। वो शर्मा गई, ठीक है मगर रास्ता तवील होगा। मैं हंसा, रास्ता चाहे जितना भी हो हम साथ होंगे। हम दोनों पुराने दरख्तों से गिरे रास्ते पर पैदल चलने लगे, मेरे हाथ में टिफ़न, सानिया चप्पल पहने। चारों तरफ खामोशी, हवा में खनकी परिंदों की आवाज़। सानिया बोली, कितना सुकून है ना यहाँ। मैंने जवाब दिया, बस दुआ है ये सुकून हमेशा हमारे साथ रहे। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई, सानिया ने चीख मारी। एक सांप इसके पाँव के करीब से गुजरकर इस पर लपका और अगले लम्हे वो ज़मीन पर गिर चुकी थी। मैं घबरा गया, जल्दी से इसके पाँव को चादर से बांधा, करीब से पानी लाकर छिड़का। इसकी आंखें बंद थी, सांप गायब हो चुका था। मैं रोने लगा, या अल्लाह मेरी बीवी को बचा ले। फिर जैसे किसी ने दुआ सुन ली हो, हवा चली और इसकी आंखें खुल गई। तुम ठीक हो? मैंने रोते हुए पूछा। हाँ, वो आहिस्ता से बोली। हम वापस लौट आए, मगर इस दिन के बाद कुछ बदल सा गया था। सानिया ने पहले से ज़्यादा मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। मेरे पसंदीदा खाने, मीठे अल्फाज, हर बात का ख्याल। मगर 3 साल गुजर गए और घर में बच्चे की आवाज़ ना गूंजी। एक दिन मैंने दिल की बात कह दी, सानिया मुझे फिक्र हो रही है। 3 साल हो गए। ये सुनकर वो पीली पड़ गई, इसके हाथ कांपने लगे, आंखें झुक गई। अगर तुम दूसरी शादी करना चाहो तो मुझे एतराज़ नहीं। क्या ये कैसी बात है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? वो मुस्कुरा दी, मगर कुछ टूट चुका था। हमने एक मशहूर हकीम के पास जाने का फैसला किया। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने हमें रोक लिया। बेटी, रोज़ तुम्हें रात को कब्रिस्तान की तरफ जाते देखती हूँ, सब खैरियत है? सानिया हंस पड़ी, अरे अम्मा आपने गलत देखा होगा, मेरा वहाँ क्या काम? लेकिन मेरा दिल बैठने लगा। बूढ़ी औरत ने जिद की, मैं पागल नहीं, रोज़ रात को 12 बजे तुम इधर से गुजरती हो। मैंने बात को नज़रअंदाज किया और हम हकीम साहब के पास चले गए। उन्होंने कहा,
तुम दोनों ठीक हो, बस दुआ करते रहो। कुछ दिन बाद सानिया ने कहा, अरसलान हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। मैंने कहा चलो मेरे चचा के घर चलते हैं, खूबसूरत जगह है। वो खुश हो गई। मैंने अगली सुबह की तैयारी की। हम दोनों रवाना हुए। रास्ता कच्चा था, टैक्सी आहिस्ता चल रही थी। ड्राइवर ने कहा नया रास्ता बंद है, पुराने से जाना पड़ेगा। रास्ता सुनसान, झाड़ियों से भरा और फिजा में अजीब सी घुटन थी। मैंने कहा डर लग रहा है। सानिया बोली क्या हुआ, तुम तो डर रहे हो। ड्राइवर भी परेशान लग रहा था और फिर कुछ ऐसा होने वाला था जो मेरी सारी जिंदगी बदल कर रख देगा। सानिया ने कहा अरे तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं, इसमें डर कैसा। फिर खामोशी से सफर शुरू हो गया। देखते ही देखते शाम के 7 बज चुके थे। सूरज बिल्कुल गायब हो चुका था। रात अपना असर दिखाने लगी थी। हम एक सुनसान और वीरान कच्चे रास्ते पर आ चुके थे। हमारी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। चचा का बार बार फोन आ रहा था, अब तक तुम लोग पहुंचे क्यों नहीं। चचा रास्ता खराब था इसलिए हम पुराने रास्ते से आ रहे हैं। चचा ने जो बात कही इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अरे बेटा इस रास्ते से क्यों आ रहे हो, इतनी भी क्या जल्दी थी। सुबह आ जाते, वो रास्ता अच्छा नहीं है, लेकिन चलो खैर दुआएं पढ़ते आना। टैक्सी ड्राइवर ने कहा भाई साहब मैं तो आपके गांव ही रात गुजारूंगा, सुबह ही वापस जाऊंगा। अभी हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक इसने जोर से ब्रेक लगाई। सानिया ने चीख कर कहा अरे भाई रुक जाओ, लगता है शादी है किसी की। इसी वक्त गाड़ी रोक दी गई। सामने एक अजीब मंजर था जिसे देखकर हम सब के कदमों तले जमीन निकल गई। मेरी बीवी भी डर गई। अरसलान ये क्या है। दियों की कितारें चलती हुई हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द आ रही थी। टैक्सी ड्राइवर कहने लगा आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए, ये कोई दियों की कितार नहीं, ये जिन्नों की बारात है। यकीनन हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। इतना आगे आ चुके थे, सफर थोड़ा ही रह गया था। अब हमें पीछे कैसे जा सकते हैं। परेशान मत हो, आयतल कुर्सी पढ़ो, जरा मैं चल कर देखती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। तुम बाहर मत निकलो। इसने मेरी एक ना सुनी और बाहर निकल गई। इसका बाहर निकलना था और दियों की कितार गायब हो गई। फौरन वापस आ गई और कहने लगी देखो तुम लोग ऐसे ही डर गए थे, मैंने दुआ पड़ी और वो सब गायब हो गया। हमने सुख का सांस लिया और दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके अपना सफ़र शुरू किया। आखिरकार हम गांव पहुंच चुके थे। हमने ये वाकया अपने चचा को सुनाया तो वो कहने लगे तुम लोग खुश नसीब होके बच के आ गए, वरना आज तक कोई वहाँ से कुछ देखे और फिर इसके साथ वो मंजर हो तो इसका सलामत वापस आना मुमकिन नहीं होता। इस बात ने हमें मज़ीद खौफजदा कर दिया। गांव बहुत खूबसूरत था। मेरी बीवी और मैं बहुत खुश थे। हम तकरीबन 15 दिन वहाँ रहे। 15 दिन के बाद मेरी बीवी कहने लगी अब मैं यहाँ मज़ीद नहीं रहना चाहती, बोर हो चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। जिस बात पर हम फ़ौरन घर वापस आ गए। ये वो दिन शुरू होने वाले थे जिनका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक रात जिसने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया, वो रात आ गई जिसका मैंने कभी गुमान भी ना किया था। रात के 12 बज चुके थे। दरवाजे पर दस्तखत हुई। शबीर दरवाजे पर मौजूद था लेकिन सानिया अपने कमरे में नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो शबीर खड़ा था। शबीर को इस तरह रात के 12 बजे दरवाजे पर देखकर मैं घबरा गया। क्या हुआ, खैरियत तो है शबीर। आधी रात को शबीर कहने लगा बस मैं तुम्हें एक ज़रूरी खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बीवी इस वक्त घर में नहीं होगी, मुझे यकीन है। अरे नहीं, वो तो घर में ही है। अच्छा जाकर देखो। मैंने पूरा घर देख लिया लेकिन शबीर की बात सच निकली, वो घर में नहीं थी। कहाँ जा सकती थी, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। शबीर ने कहा ये आज नहीं हर रात होता है, तुम बेखबर हो। मैंने कहा क्या कह रहे हो, क्या मतलब, कहाँ गई होगी वो। इसने आहिस्ता से कुछ अल्फाज बोले जिन्होंने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अरसलान मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, लेकिन पहले तसल्ली करना चाहता था कि वो वाकई तुम्हारी बीवी है या नहीं। अरे भाई बताओ तो सही, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। शबीर के अल्फाज मेरे दिल की धड़कन रोक रहे थे। तुम्हारी बीवी हर रात सुर्ख साड़ी पहनकर पुराने कब्रिस्तान के रास्ते पर जाती है और न जाने कहाँ जाती है, क्योंकि आगे तो सिर्फ कब्रिस्तान है और तुम जानते हो कि वो कब्रिस्तान कितना भयानक है। शाम के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। रात के 12 बजे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, कैसा राज है ये। अरे भाई मैं कल तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा, फिर यकीन आएगा, लेकिन आज तुमने अपनी बीवी से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी, क्योंकि हमें ये राज मालूम करना है। शबीर और मैंने फैसला किया कि हम कल रात इस पर नज़र रखेंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। 12 से 1 बज चुका था लेकिन वो अब तक वापस नहीं आई थी। मुझे ये सोचकर हैरत हो रही थी कि मैं पहले कभी इस वक्त जागा क्यों नहीं। आखिर वो कब से जा रही है वहाँ, क्या करती है, क्यों जाती है। मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे।
کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی تاکہ اسے لگے کہ میں سو رہا ہوں۔ وہ آئی اور سیدھا باتھ روم میں چلی گئی۔ میں آنکھوں کو ہلکا سا کھول کر دیکھ رہا تھا۔ نہا کر آئی اور بستر پر سو گئی۔ اس رات مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے ہمیشہ اس پر اعتماد کیا اور اس نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن شبیر کی وہ بات یاد آ رہی تھی۔ اس سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ آج دوسری رات تھی۔ منصوبے کے مطابق جیسے ہی رات ہوئی تو وہ روز کی طرح مجھے دودھ دے کر گئی، لیکن آج میں نے وہ دودھ نہیں پیا بلکہ چھپا دیا، کیونکہ اب میں جان چکا تھا کہ یقیناً اس میں کوئی ایسی چیز ملائی جاتی ہے جس سے مجھے گہری نیند آ جاتی ہے۔ 12 بج چکے تھے۔ میں جاگ رہا تھا، لیکن ثانیہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ وہ تیار ہوئی، سنگار کیا، سرخ ساڑی پہنی، گہری سرخی لگائی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی شادی پر جا رہی ہو۔ یہ ایک رات نہیں بلکہ ہر رات ہی ایسا ہوتا تھا۔ وہ گھر سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی شبیر اور میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ ہم اپنے شہر سے باہر نکل چکے تھے۔ شبیر نے کہا، وہ دیکھو، وہ اسی راستے پر جا رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھ رہی تھی، گنگنا رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی گنگناتے نہیں سنا تھا۔ آج وہ میری بیوی لگ ہی نہیں رہی تھی، کوئی اجنبی جسے میں جان ہی نہ پایا۔ شبیر کہنے لگا، دیکھا، کہتا تھا نا تمہیں، وہ پرانے قبرستان کے راستے پر جا رہی ہے۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ کتے بھونک رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ اس راستے سے گزری کتے خاموش ہو گئے۔ شبیر اور میں کانپتے جسم کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ میرے دماغ میں عجیب خیال آ رہے تھے، کہیں یہ بے وفا کسی سے ملنے تو نہیں جاتی، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں کسی سے ملنا ناممکن تھا۔ میں نے شبیر سے کہا، نہیں بھائی، ہم آگے نہیں جائیں گے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، بہت بھیانک راستہ ہے، اور تمہیں اس قبرستان کا تو پتہ ہے نا۔ شبیر بولا، کیسی باتیں کرتے ہو، کیا ہم وہ راز نہیں جانیں گے؟ راز تو جاننا ہے، مگر جان بھی پیاری ہے۔ تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں کیا ہوگا؟ لیکن میرے دل کی دھڑکن رک ہی رہی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ 2 کتے جو اسی راستے پر کھڑے تھے ہمیں دیکھ کر بھونکنے لگے۔ ہم نے ہمت کی، تھوڑا اور آگے بڑھے، لیکن کتے ہمارے پیچھے لگ گئے۔ ہم بھاگتے ہوئے بڑی مشکل سے گھر واپس پہنچے۔ میں نے جلدی سے شبیر سے کہا، یار کیا پتا وہ آ جائے، تم چلے جاؤ، ہم کل پھر کریں گے کچھ۔ شبیر چلا گیا، مگر مجھے نیند نہیں آئی، سر میں درد ہو رہا تھا۔ کیا کرتی ہوگی وہ وہاں، کس سے ملتی ہے؟ میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ میں لیٹ گیا، مگر دل میں خوف تھا، آنکھیں بند تھی، دماغ جاگ رہا تھا۔ سوتا رہا کہ جب وہ آئے گی تو پوچھوں گا، کہاں جاتی ہو تم؟ لیکن شبیر کی باتیں یاد آتی رہیں۔ بڑی مشکل سے نیند آئی۔ صبح ہوئی، وہ انڈا پراٹھا لے کر آئی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ کر نفرت محسوس کر رہا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا بات کرنے کو، لیکن میں مجبور تھا۔ جب تک راز معلوم نہ ہو جائے مجھے برداشت کرنا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا، آنکھیں لال کیوں ہیں؟ لگتا ہے تم سوئے نہیں، لیکن پوری رات تو تم سوئے رہے۔ میں بولا، ارے بیگم، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، شاید اسی لیے۔ ارے دل نہیں لگ رہا تھا، سارا دن تو گھر میں رہتی ہوں، نہ دن کو کہیں جاتی ہوں نہ رات کو۔ کیا مطلب، نہ دن کو نہ رات کو؟ بھلا میں کیوں جاؤں گی کہیں؟ نہیں نہیں، ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے فوراً بات بدلی تاکہ اسے شک نہ ہو۔ آج رات مجھے شہر جانا ہے، کام کے سلسلے میں، اپنے دوست عارف کے یہاں رکوں گا، تم دروازہ بند کر لینا اور خیال رکھنا۔ وہ خوش ہو گئی، کہنے لگی، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ جیسے میرے جانے کی خبر سن کر وہ خوش ہو رہی ہو، لیکن ہمارا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اس رات میں اور شبیر گاؤں کے اس ڈھابے کے پاس چھپ کر بیٹھے تھے جو اس کچے راستے پر تھا جو قبرستان کی طرف جاتا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ میری بیوی سرخ ساڑی پہن کر آ رہی ہے، پاؤں میں لال مہندی، آنکھوں میں کاجل۔ میں فوراً بولا، شبیر بس بہت ہو گیا، میں ابھی اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ شبیر نے کہا، پاگل، اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ راز معلوم کرنا ہے۔ میں تمہیں بتا دوں، یہ کسی نوجوان سے ملنے نہیں جاتی۔ سوچو کون ہوگا جو قبرستان والے راستے میں ہر رات ملنے آئے، کس کو اپنی جان عزیز نہیں؟ اگر کسی کے ساتھ غلط تعلق ہو بھی تو 1-2 بار ہی ملاقات ہوتی ہے، یہ تو ہر رات جاتی ہے۔ ہم جیسے تیسے آگے بڑھے، کتے نہیں تھے، شکر ادا کیا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔